हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाल आपका अपने यूट्यूब चैनल या आचार्य पे स्वागत करता हूं। क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आज फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन। अब सबकी सुपरपोजिशन तो तुमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर चार्जेस अगर सुपरपोज करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब अगर एक चार्ज है उसकी वजह से दूसरा चार्ज रखा हुआ है, तीसरा रखा हुआ है, चौथा रखा हुआ है, पूरे स्पेस में से बहुत सारे चार्जेस हों तो सारे चार्जेस किसी एक चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट क्रिएट करेंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के डिफरेंस और सिमिलरिटीज के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब मल्टीपल चार्जेस से मतलब ये आ रहा है कि अगर मान लो ये तुम्हारे सामने बोर्ड स्पेस है, बोर्ड को क्या मान लिया, स्पेस, और यहाँ पर ना चार्जेस रखे हुए हैं। अब बताया तो गया ये चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं। तो मान लो कि ये देखो एक चार्ज यहाँ पे दिख तो रहा ही होगा ना, दिख रहा है ना, ये यहाँ पर भी एक चार्ज है ऐसे, ये तीसरा चार्ज हो गया, ये ऐसे और भी चार्जेस यहाँ पर स्पेस में ऐसे रखे हुए हैं। नाम रख दे, चलो रखते हैं नाम। ये नाम रख दिया Q1, नाम रख लो, चलो प्लस Q1 रख दिया, माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, ऐसे चार चार्जेस ले। अब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब मान लो Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लगा, दोनों चार्जेस दिखने में कैसे हैं, अपोजिट है। नेचर का एक ही लॉ है, अपोजिट अट्रैक्शन। चाहे हम कहीं भी देखते हैं, अपोजिट जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। कभी सिमिलर चीज अट्रैक्ट करते हुए देखा है? नहीं ना। तो अपोजिट अट्रैक्शन, ये भी अपोजिट चार्जेस, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन का। इसका मतलब Q1 को Q2 ने अपनी तरफ ऐसे खींचा, Q1 को Q2 ने अपनी तरफ खींचा, ऐसे ही Q2 ने Q1 को अपनी तरफ खींचा, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अट्रैक्शन का फोर्स लगा। अब मान लो कि ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, ये मान लो कि चलो कि 100 न्यूटन ने दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, मान लिया, सच में नहीं है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन यही चार्जेस नहीं थे, यहाँ पर तो और भी चार्जेस थे, इनके बीच में भी तो फोर्स लग रहा था भैया, यहाँ भी तो फोर्स लग रहा है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में सोचो। ये जो फोर्स लगा रहे हो, मान लिया कि 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब कहोगे इस पर तो ये भी फोर्स लगा रहा है, इस पर तो ये भी फोर्स लगा रहा है। अब ऐसा मत समझना कि इस 60 न्यूटन की फोर्स जब लगने लगा तो ये वाला जो फोर्स है ये घट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये घटेगा नहीं, ये हमेशा इन दोनों के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लगता रहेगा। इससे ये क्या देखा हमने, क्या सीखा हमने कि दो चीजें आपस में अगर फोर्स लगाती हैं, किसी तीसरे चार्ज के आ जाने से उनके फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, जो संबंध था, जो प्यार था इन दोनों के बीच में, उस प्यार में कमी नहीं आई किसी तीसरे के आ जाने से। अगर कोई और भी आ जाए तो वो उसको अलग फोर्स से खींचेगा, लेकिन इनके बीच में फोर्स का इफेक्ट कभी भी कम नहीं होगा इनके आ जाने की वजह से। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, 100 न्यूटन। इसलिए यहां पर लिख दिया द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो लगता है फोर्स वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। कोई दूसरा भी चार्ज हो जाए उसके कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, हमेशा उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। राइट, मतलब Q1 जो है Q2 को खींच रहा है, कितने के फोर्स है, 100 न्यूटन के फोर्स है। Q1 जो है Q4 को भी खींच रहा है, कितने के फोर्स है, 60 न्यूटन के फोर्स है। Q1 जो है Q3 को रिपल कर रहा है, भेज रहा है दूर, कितने के फोर्स है, 10 न्यूटन के फोर्स। देख रहे हो, ये होता है। लेकिन देख लो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स का इफेक्ट है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, हमेशा 10 न्यूटन ही रहेगा।
यही तो है इंडिपेंडेंट फोर्स, राइट। आई होप क्लियर हो चुका होगा ये पॉइंट, राइट। मतलब किसी अदर चार्ज के आ जाने की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा बदलेगा नहीं, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। ये था पहला टॉपिक, क्लियर हो गया होगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख लो, हेडिंग भी आ चुका है हमारे सामने। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है कि अभी अभी जैसे हमने दिखाया कि इतने सारे चार्जेस थे, सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे। सोचा होगा जिस चार्ज के ऊपर सभी फोर्स लगा रहे थे उसका क्या होगा, वहां पर क्या फोर्स का इफेक्ट रहा होगा। फिर से वही बनाता हूं, देखो ध्यान से। ये एक चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, 3 से काम चलाते हैं। ये Q1, Q2, Q3, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, Q1 पे लग रहा है फोर्स और ये इसके बीच में भी फोर्स लग रहा है। देखो सब सिमिलर है, सारे पॉजिटिव चार्जेस दिए हुए। Q1 के ऊपर Q3 ने फोर्स लगाया, Q1 के ऊपर Q3 ने फोर्स लगाया, उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसका नाम होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो फोर्स है ना, लगाने वाला जो बाद में लगता है, 3 ने लगाया है 1 के ऊपर, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। अब मान के चलो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 100 न्यूटन, ओके। Q2 ने Q1 के ऊपर लगाया फोर्स, उसकी डायरेक्शन ये हो गई F ऑन 1 ड्यू टू 2। अब मान के चलो इसका जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। अब देख रहे हो Q1 के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, Q3 की वजह से, Q2 की वजह से। इनके बीच में लगने वाला इंडिपेंडेंट फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब Q1 पे बात आई ना, अब जैसे मैं ही Q1 हूं, अब मेरे को दो लोग खींच रहे हैं, इधर से कोई खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, मैं किसके पास जाऊंगा, 60 वाले के पास या फिर 10 वाले के पास। कुछ लोग कहेंगे 60 वाले के पास, भाई नहीं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मुझे ले जाएगा जहां पर मैं उधर जाऊंगा, मतलब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जहां पर ले जाएगा वहां पर मैं चला जाऊंगा। तो क्या देखा मैंने क्या काम किया, ये जब रिजल्टेंट की बात आती है ना, जोड़ ही रहे हैं हम फोर्सेस को, लेकिन ऐसे जोड़ को कहते हैं ना वेक्टर सम, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वेक्टर सम। तो फोर्सेस जब किसी एक चार्ज पर निकालना पड़ता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस, तब हम क्या काम करते हैं, वहां पर सारे चार्जेस पर लगने वाले फोर्स, सारे चार्जेस से उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स का क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं। वो यहां पे देखो लिखा हूं, फोर्स ऑन वन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस अराउंड इट। जितने भी उसके आसपास के चार्जेस होंगे, उसके ऊपर जितना भी फोर्स लगा रहे होंगे, सबका वेक्टर सम कर दो। वेक्टर सम देखो यहाँ पर स्केलर सम में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड का सिंपल में ऐड कर देते हैं, जैसे 60 है, 10 है, 70, खत्म। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर वेक्टर सम करेंगे मतलब डायरेक्शन भी निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन जाएगा वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब वेक्टर सम करेंगे तो फोर्स हम निकाल रहे हैं किस पर, जो नेट फोर्स है वो 1 पे निकाल रहे हैं, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से फोर्स निकाल रहे हैं, देख लो, फोर्स 1 पे निकाल रहे हैं 2 की वजह से, फोर्स 1 पे निकाल रहे हैं 3 की वजह से, और भी चार्जेस अगर होंगे फोर्स 1 पे निकालेंगे 4 की वजह से। ऐसे जितने भी चार्जेस होंगे फोर्स 1 पे निकालेंगे n की वजह से। सभी फोर्सेस का क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। यही क्या कहलाएगा तुम्हारा, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये तो बहुत सारे फोर्सेस, अगर दो ही केवल फोर्स लग रहे होंगे, यहां पर जैसे दो दिया मैंने, इसका नाम F1, और तब क्या होगा देखो, अब जैसे कि मान लो कि तब जब दो फोर्सेस होंगे उसके लिए मैंने नाम रख लिया F1 प्लस F2, इन्हीं दोनों का वेक्टर सम कर दिया। थोड़ा सा याद करो, जब वेक्टर सम करते थे उसमें मैग्नीट्यूड क्या आता था, अगर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए तो मैग्नीट्यूड के लिए
थोड़ा सा बैक जाओ और वेक्टर का चैप्टर याद रखो। वेक्टर में दो वेक्टर दिए गए थे जब, और उसका रिजल्टेंट निकालते थे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते थे, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट निकालते थे इस फॉर्मूले से। यहां भी हम अगर फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। इसका यूज करके हम क्या निकाल लिए, रिजल्टेंट फोर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यही जो कंडीशन है यही क्या कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर? ओके, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा क्वेश्चंस है। सॉरी, सबसे पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं, सिमिलरिटीज और डिफरेंस की। जो अभी बताया था मैंने कि किसके बीच में सिमिलरिटी डिफरेंस देखेंगे, सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बीच में सिमिलरिटी भी देखेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे। सबसे पहले तो दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं, ज्यादा आसानी हो जाएगा समझने में। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल G M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। राइट, ये दो फॉर्मूले हुए। इन दोनों फॉर्मूले में क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंस है वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलरिटीज का। तो इस सिमिलरिटी में ध्यान से देखना, ये जो सिमिलरिटी है, सबसे पहला पॉइंट है बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये है कि जब हम मास को कंसीडर करते हैं, जैसे ये मास है 2, तो मास को जब कंसीडर करते हैं ना, तो इनके मास को हम कहां पर मानते हैं, इनके मास को मान लेते हैं इस बॉडी के सेंटर पे हैं, और इन दोनों सेंटर को मिलाने वाले लाइन के अकॉर्डिंग ही फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स। और यही सेम कंडीशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए फॉलो करते हैं। दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इनके बीच में इसी लाइन के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, फोर्स। मतलब इससे क्या पता, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, कैसे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस। दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या काम करता है, फोर्स लग रहा है यहाँ पे। राइट, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। फॉर्मूले में दिख रहा है ना, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये देखो, इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब F इलेक्ट्रिकल भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, F ग्रेविटेशनल भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दोनों ही फॉलो करते हैं। बोथ आर लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस। लॉन्ग डिस्टेंस से मतलब है कि ऐसा कोई लोकेशन होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो सकता है। हो सकता है कहां पर पता है, जब R को तुम इन्फिनिटी बना दो, R जब दोनों में इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो फोर्स दोनों का जीरो हो जाएगा। तो इन्फिनिटी मतलब कहां, बहुत दूर होगा, यहाँ पर थोड़ी कोई जानता है इन्फिनिटी, किसी ने देखा भी है नहीं, कहते बहुत दूर है, बहुत दूर है, होगा इन्फिनिटी, नहीं बोल पाते, कहते हैं इन्फिनिटी अनंत है। यही कहा गया। कैसे होते दोनों, बोथ आर लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस। नेक्स्ट है बोथ आर कंजर्वेशन फोर्स। कंजर्वेशन फोर्स जिसमें टोटल वर्क डन जीरो हो जाए, टोटल वर्क डन क्या हो जाए, जीरो। जहां पर हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। जब हम ये आर लेते हैं, ये तो डिस्टेंस का काम करता है, और ये डिस्टेंस देख रहे हो, कभी ये डिस्टेंस ऐसे लिया है कि एक बॉडी यहां पर है, एक बॉडी यहां पर है, और ये रहा इनका डिस्टेंस, यू यू यू, ये डिस्टेंस हम चूज करते हैं नहीं ना। हम क्या डिस्टेंस चूज करते हैं, ये सीधा सीधा। राइट, अगर मान लो कि दोनों बॉडी एक ही लोकेशन पे है, तो दोनों के बीच में बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो, कुछ भी नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो बताओ वहां पर वर्क डन क्या होगा, जीरो, कुछ नहीं। राइट, तो जहां पर वर्क डन कंजर्व हो, मतलब वर्क डन में चेंजेस ना है, जो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करे, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाता है, जिसका नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। राइट, तो दोनों ही ये किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं दोनों। राइट, नेक्स्ट हमारा जो है अब है डिफरेंस। सिमिलरिटीज में पता चल गया क्या क्या सिमिलरिटीज, अब डिफरेंस में बात करते हैं। तो डिफरेंस में पहला है ग्रेविटेशन ऑलवेज अट्रैक्शन। देखा होगा,
जो मास होते हैं ना, नेचर में कहा गया है कि कोई भी दो नेचर के मासेस हों, वो एक दूसरे को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मैं, अर्थ, हमारे बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? अट्रैक्शन। ऐसा नहीं है रिपल्सिव होगा। हम अगर रिपल्सिव होता तो क्या मैं अर्थ पे रहता? नहीं ना, हम अर्थ पे हैं, यही तो सबसे बड़ा सबूत है हमारे बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। तो मास जो होते हैं उनमें केवल क्या काम करता है? अट्रैक्शन, कभी भी रिपल्सन नहीं होता। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो डिपेंड करते हैं चार्जेस पे। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सन, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्शन। यहाँ पर रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों ही होते हैं। दूसरा पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट इफेक्टेड बाय मीडियम। देखा था ना, कैपिटल जो जी है ग्रेविटेशनल फोर्स में, इसकी वैल्यू कांस्टेंट थी। कहीं भी जाओ यूनिवर्स में, किसी भी कोने में रहो, कोई भी चेंजेस नहीं आता था। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट। वैल्यू में चेंज ही नहीं आता था, एकदम कांस्टेंट रहता है कहीं भी रहोगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम जैसा उसकी तरह एक्ट करेगा। मीडियम नहीं रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगाएगा, मीडियम रहेगा तो फोर्स कम लगाएगा। वाना मीडियम के डिपेंडेड। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? लास्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो वीक होता, पता भी नहीं चलता कि लग भी रहा है या नहीं, राइट। जैसे अगर दो इंसान हैं, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है भाई। अगर मेरे बगल में कोई खड़ा होता, वो मुझे खींच रहा है, मुझे पता भी चल रहा है? नहीं पता चलता। तुम्हें भी कोई खींच रहा होगा आसपास, पता चल रहा है? ये वॉल, ये जो स्मार्ट बोर्ड है, हर एक चीज हमारे बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है, लेकिन पता नहीं चलता है, राइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं हमें दिखता भी है थोड़ा सा। या फिर कोई भी कपड़ा लो, कपड़े में एक रॉड लो, ग्लास का रब करो, देखो कि कागज के टुकड़ों का ट्रैक करता है। वो कंघी वाला एग्जांपल याद रखा, रब करके कागज के टुकड़ों का ट्रैक करते थे ना, वो दिखता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों दिखता था? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे देखो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, तुम्हारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो बहुत टफ होते हैं, वो हमारे ना दिमाग के ऊपर होता है कि हम समझते हैं ना कि ये इतना टफ है फिजिक्स। टफ वगैरह कुछ नहीं होता, फिजिक्स बहुत इजी है। बस कि लाइन को समझो, कहना क्या चाह रहा है, और फॉर्मूला लगाना सीखो। और फॉर्मूला जब भी लगाना ना, सबसे पहले चेक करना इसमें जो भी क्वांटिटीज गिवन है वो क्या एक ही यूनिट में है। और कोशिश करना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो सारी क्वांटिटीज एसआई यूनिट में, ये याद रखना, गांठ बांध लो, सारी जो यूनिट होनी चाहिए एसआई में होनी चाहिए। अगर एसआई में नहीं है ना, कन्वर्ट करो पहले एसआई में, उसके बाद सॉल्व करो। अगर ये ध्यान रखकर करोगे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। नहीं तो तुम लोग क्या हो, क्वेश्चन देखते नंबर्स देखा, पढ़ा नहीं, फॉर्मूला लगाया, रख दिया, आंसर आया, पता चला आंसर लास्ट में गलत आ गया, ठीक है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना। पहले जो भी क्वांटिटीज गिवन हो एसआई में कन्वर्ट करना सीखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो क्वांटिटीज गिवन है उसके बारे में पहले ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। फाइंड फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज। देखो क्या होता है ना कि अगर हम क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग सोचो, अज्यूम करो, उसकी जगह पे रह करके, या फिर अज्यूम करो कि जैसे दो चार्जेस हैं नेचर में। जैसे यहाँ पर टू स्मॉल चार्जेस है, मैंने मान लिया देखो एक ये स्मॉल चार्ज है और ये एक दूसरा स्मॉल चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर दो स्मॉल चार्जेस मान लिया, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। स्फेयर हैविंग चार्ज, इनका चार्ज भी दे दिया है, कितना कितना दिया है देखो, मतलब ये Q1 की वैल्यू दिया है, Q2 की वैल्यू दिया है।
और दिया गया है कि दोनों की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो पता चल गया ना कहां से क्या निकालना है, क्या ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखो गिवन में क्या गिवन है, Q1 गिवन है। कितना गिवन है देखकर बता दोगे? 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। Q2 गिवन है कितना? 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। बीच का डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट करते हैं, वो गिवन है 30 सेंटीमीटर। देख लो ये एसआई में, ये एसआई में, बट ये एसआई में नहीं, ये सीजीएस में। कन्वर्ट करो एसआई में, सेंटीमीटर से एसआई में मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? जब भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जेशन कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए कुछ लोग अपना ट्रिक याद कर लेते हैं। जैसे मान के चलो ये मीटर है, तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, उसके बाद आता है मीटर। ठीक है, नीचे आ जाता है डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब चेक करो कहाँ दिया है नंबर, सेंटीमीटर पे दिया है और जाना कहाँ है, मीटर पे जाना है। तो अब ये याद रखना कि जब हम नीचे जाते हैं, मतलब सेंटीमीटर से मीटर, देखो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर लार्ज यूनिट है। तो कभी भी चीज जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता है ना, छोटे से बड़े को कन्वर्ट करना, तो वहां पर ना चीजें डिवाइड में करके रखते हैं। डिवाइड यहां पर करके रखोगे मतलब चीजें को डिवाइड करोगे, और जब ऊपर जाओगे ना चीजों को मल्टीप्लाई करोगे। डिवाइड, अब जैसे जितना डिजिट जाओ उतने जीरो वाले, जैसे कि यहाँ पर कितने नंबर गए, 1 2, 1 2 का मतलब क्या हो जाएगा 100। अगर 3 जाते तो 1 2 3 तो 1000, 4 जाते तो 10,000। इस तरीके से करना है, राइट। डिवाइड, अब देखो यहाँ पर मैंने किया। अब डिवाइड को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो तुम ऐसे सिंपल में कर सकते थे कि 30 डिवाइड बाय 100, ऐसे भी कर सकते थे। ये 0 0 से कैंसिल हो, 3/10 को लिख सकते थे 0.3 मीटर। एक तो ये, या फिर तुम्हें ये याद रख लो कि एक डिजिट गए तो 10 की पावर 1, 2 गए 10 की पावर 2, 3 गए 10 की पावर 3, 4 गए 10 की पावर 4, 5 गए 10 की पावर 5। और नीचे जा रहे हैं ना तो पावर जो होगा वो माइनस में होगा, और ऊपर जाएंगे तो पावर प्लस में होगा। मतलब दूसरा भी देख लो, जैसे कि 30 सेंटीमीटर दिया गया था, इसको मैंने क्या काम कर लिया, माइनस, नीचे जा रहे थे और 2 डिजिट ही नीचे गए मीटर तक जाने के लिए, तो 10 की पावर -2 मीटर लिख दिया। ऐसे भी कर सकते हो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तुम्हारे लिए तो दोनों ही सही हैं। चाहे 0.3 मीटर यूज करो, चाहे 13 × 10 की पावर -2 मीटर यूज करो। ठीक है, अब इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, 3 × 10 की पावर -1 मीटर, ये भी लिख सकते हो। क्यों? यहाँ भी एक 10 है, वो 10 की पावर 1 है, 10 की पावर -2 है, तो -2 + 1 करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। ये यूज करो, ये यूज करो। ये क्लियर? उसके बाद हमारा जो इसका अगला पार्ट है, अब वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूला लगाना है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वैल्यू देखो 1/4π से ये कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू फिक्स है, जो तुम्हें रखना रहेगा हमेशा वो होता है 9 × 10 की पावर 9। ये भूलना मत। अगर यूनिट याद रखना चाहते हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक, ये वैल्यू इसके प्लेस पे चिपका दो, ये लो चिपका दिया। और आगे अब क्या करें, करना क्या है, Q1 पता है Q2 पता है, Q1 Q2 दोनों की वैल्यू यहाँ पर भी चिपकाओ। तो 2 × 10 की पावर -7, 3 × 10 की पावर -7 डिवाइड बाय r भी पता है, चाहे 0.3 रखो चाहे ये रखो, चलो तुमका 0.3 तो यही रख देते हैं, 0.3 का स्क्वायर से सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 3 जा 6 9 जा 54। अब पावर वाले बात करते हैं, ये 9 है, ये 7 है, ये 7 7 7
अब देख लो जो पावर होते हैं ना कैसे ऐड होते हैं, ये 10⁻⁻7 है, ये 9 है, -7 -7, तो 7 7 14, तो 9 -14 करोगे तो क्या आएगा, तो -5, मतलब ये आ गया 10⁻⁻5 डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 0.09 आ जाएगा। 0.3 का स्क्वायर 0.09। अब यहाँ पर 0.09 है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना 8th में सीख चुके हो तो कन्वर्ट कर लो। 54 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 देखो जितना आगे जीरो जाएगा ना उतना माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻²। 9 6 जा 54, और ये 2 जाएगा ऊपर की तरफ तो प्लस, और -5 + 2 क्या हो जाएगा, 10⁻³ ये फोर्स है इतना न्यूटन। ठीक है, ये आ गया फोर्स। ठीक है, ये ऐसे तो करना था। हो गया, हमारा सोल्यूशन भी सॉल्व हो चुका है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। क्लियर है ना, देख लो एक बार। ठीक है, हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि फोर्स, यहां भी फोर्स निकालना है। अरे वाह, तो जब भी फोर्स निकालना होता है ना, एक अब याद रखना कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये दिया गया है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज 0.4 इतना इतना थोड़ा दिया है। दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। पहला निकालना है इसमें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम और व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। दो चीजें निकालना है। तो देखो यहां भी अगर सोल्यूशन अगर ध्यान से देखोगे ना, तो सबसे पहले ना ड्रॉ बना लो। ड्रॉ से ना हमारी चीजें समझने में आसानी हो जाती है। ये मान के चलो दो चार्जेस थे Q1 और Q2। ठीक है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, ये कितना है 0.4 माइक्रोकूलम, ड्यू टू माइनस, मतलब ये कितना है -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर, एयर में रखा हुआ है, वो कितना लगाता है 0.2 न्यूटन। मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन ये है, और ये फोर्स जो है ना वो दिया गया है 0.2 न्यूटन। किस पर लग रहा है, 1 पे लग रहा है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस r कितना होगा। पहले पार्ट में यही निकालना है, तो इजी है। पहले पार्ट के लिए चलते हैं, पहले गिवन क्वांटिटीज लिखते हैं, जो भी गिवन है फटाफट लिखते हैं। गिवन में लिया है Q1 0.4 माइक्रोकूलम। अब देखो भाई फिर से माइक्रोकूलम आया, किस में कन्वर्ट करना है, कूलम में। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये हो गया 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब ये 0.4 है, इसको लिख सकते हो 4 इंटू, एक आगे जाएगा तो एक पावर और बढ़ जाएगा तो 10⁻⁻7 कूलम। ये आ गई वैल्यू Q1 की। चलो Q2 निकालो। Q2 क्या दिया है, -0.8 माइक्रोकूलम। मैग्नीट्यूड में जब बात करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड के लिए ना मॉडुलस लगा लो, मॉडुलस लगाने से माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, ये हो गया, ये हो गया, दोनों क्लियर। उसके बाद क्या निकालना है, डिस्टेंस। फोर्स तो दिया ही है, फोर्स कितना दिया है 0.2 न्यूटन, और पूछ रहा है आर कितना होगा। तो आर के लिए देखो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। आर के लिए फोर्स वही लगाएंगे, फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फटाफट वैल्यू रखते हैं, तो इसके प्लेस पे रख देंगे 0.2, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻7, और डिवाइड बाय r² जो कि पता नहीं। ठीक है, तो r² किधर करो, 0.2 को उधर भेज दो। तो देखो r² की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, 4 8 जा 32, चलो इसे 32 कट दिया। और ये फिर से देखो 7 7 14 -9, 14 -9 तो क्या आएगा 10⁻⁻5, नीचे आ जाएगा 0.2।
क्लियर है? ओके, अब ये काट दो 2 से, ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 16, 16 9 जा 144, और ये क्या हो गया 144 इंटू 10⁻⁻5, और 0.1 को लिख सकते हो 10⁻⁻1, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद ये बनेगा 10⁻⁻4, ओके, क्योंकि प्लस होगा, -5 + 1 तो -4 हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालना है तो ये √144 इंटू 10⁻⁻4, 144, 144 किसका स्क्वायर रूट है? इसका स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो हो जाएगा 12 का है, और 10⁻⁻4 को लिख सकते हो 10⁻2, ये इतना क्या आया मीटर। इसी को सिंपल में कह सकते हो, ये तो जो मीटर है -2 लगाने पर इसको तो मैं लिख सकता हूँ ये 12 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। चाहे ये आंसर चाहे ये आंसर आ गया। पहला क्लियर हो चुका होगा, पहला डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस निकल गया, कुछ किया वही फॉर्मूला लगाया बस सिंपल में। दूसरा पूछ रहा था व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, तो तुम भी बता सकते हो, क्यों बताता हूँ। ये इसके ऊपर फोर्स लगाया, पूछ रहा है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो इसकी डायरेक्शन तो ये होगी, है ना, और ये तुम्हें बताया गया है दोनों जो फोर्स लगते हैं दो पार्टिकल के बीच में वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके बीच में अगर जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स लगता है, बस डायरेक्शन क्या हो जाती है अपोजिट। मतलब ये F2 भी कितना होगा 0.2 न्यूटन होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए क्या लिख सकते हो माइनस। बी का आंसर तो ऐसे सिंपल में निकल गया, सिंपल में क्या लिख सकते हो, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज इज इक्वल टू -0.2 न्यूटन। रीजन तो पता है ना, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल होते हैं बस डायरेक्शन अपोजिट होती है, राइट क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आया होगा, ठीक है। ना समझ में आया एक बार फिर से वीडियो देख लेंगे, इसमें से समझ में आ ही जाएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है अब क्वेश्चन नंबर 3, 3, 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। कहोगे यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, चलो देखते एक स्क्वायर पहले बना लेते हैं, नॉर्मली एक स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में। क्वेश्चन का कंप्लीट पार्ट मैं कर दे रहा हूँ, क्या है ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम है ABCD। यहाँ पर जो चार्जेस रखा है देखो, यहाँ पर जो इसके कॉर्नर्स है ना, इस कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज इस कॉर्नर पे है, एक चार्ज इस कॉर्नर पे है, एक चार्ज इस कॉर्नर पे है। इसका जो नाम है इसका -5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी -5 माइक्रोकूलम, के ऊपर 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम, ठीक। क्या कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोग्राम एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का सेंटर। अब इसका सेंटर अगर ढूंढना है तो दोनों के डायगोनल को इस तरीके से मिलाओ, डायगोनल के मिलाने के बाद जो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट आएगा ना वही सेंटर होगा, उस सेंटर का नाम रख देते हैं O, और यहाँ पे रखा है 1 माइक्रोकूलम चार्ज इस सेंटर पे, इस सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, तो नेट अगर फोर्स निकालना है तो उसके लिए क्या है कि ये जो डिस्टेंस है वो भी तो गिवन होगी कुछ ना कुछ, डिस्टेंस अगर कुछ भी दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैंने मान लिया कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर, सारे डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया 6 सेंटीमीटर, कुछ और भी दिया होगा तो उसे कोई भी घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। 6 सेंटीमीटर दे दिया है, मैंने दिया है अपनी मर्जी से दे दिया, ठीक। अब ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, पता है एक चीज हमें पता है, इसका स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इक्वली बाइसेक्ट करने का मतलब है ये जितना होगा उतना ये डिस्टेंस होगा, जितना ये वाला डिस्टेंस है उतना ये वाला डिस्टेंस होगा। मतलब यहाँ पर लिख सकता हूँ n स्क्वायर ओ ए
इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। सभी स्क्वायर में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब फोर्स एक एक करके निकालते हैं। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। ए की वजह से जो फोर्स निकालोगे, मैं सिंपल में फोर्स का नाम ही एफ ए रख दे रहा हूं। ओ पर ए की वजह से फोर्स निकाला, उसका नाम एफ ए रख दिया। ऐसे ही सारे फोर्स तुम निकाल सकते हो। चलिए देखो, पहले एफ ए निकाल लेते हैं, एफ ए कितना आएगा। तो ये देखो, एफ ए अगर निकालोगे, ये चार्ज है और ये चार्ज है। ठीक है, तो इसकी वजह से तुम चाहे फोर्स निकाल लो, चाहे तुम अपने मर्जी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, देखो फोर्स डायरेक्ट यहां पर ऐसे लिख सकते हो, मैं बताता हूं। जैसे फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, नाम क्या रख लिया, एफ ए। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। देखो बिना सॉल्व किए इसका आंसर मैं निकाल रहा हूँ, सिर्फ स्टेप वाइज फॉलो करना। कभी कभी क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे ना, तभी भी वही आंसर आएगा। उतना लंबा करने से बढ़िया हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बी की वजह से जो फोर्स लगा, उसका नाम क्या रख दिया, एफ बी। सिमिलर ऐसे करते जाओ, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, एफ सी। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी, एफ डी। ना तो क्लियर है। चलो देखते हैं डायरेक्शन कहाँ होगी। ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का। मतलब इस ओ को ए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन जाएगी इधर, इसकी डायरेक्शन एफ ए की। लेकिन सोचो, ये सी भी इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस पे और दोनों तरफ से फोर्स खींच रहा है, कहां जाएगा बेचारा, कहीं नहीं। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, 100 न्यूटन इधर कोई खींच रहा है, इधर खींच रहा है, अब दोनों तरफ से मैं कहाँ जाऊंगा, वहीं पर रहूंगा ना। वही है, वो यहाँ पर एफ ए इधर लगर खींच रहा है और एफ सी इधर खींच रहा है, कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस इक्वल था। ऐसे ही एफ डी और एफ ए में देखोगे ना, तो इनमें रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो रिपल्सिव होने की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये होगी, और इसका नाम होगा एफ डी। ऐसे ही एफ बी में भी रिपल्सिव होगा, और उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इसकी डायरेक्शन इधर हो गया एफ बी। देखो यहां पर हियर जो एफ ए है वो एफ बी के बराबर है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। एंड सॉरी, एफ बी के नहीं होगा, एफ सी के होगा। एंड जो एफ बी है वो एफ डी के बराबर है, बट इसमें भी डायरेक्शन अपोजिट। तो इसके ऊपर सुपर पोजिशन लगा दो, इसके ऊपर 1 कूलम्ब के ऊपर, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन क्या है कि जितने भी फोर्सेस होंगे, मतलब एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, सबका जो वेक्टर सम होगा, ठीक है, वही तो निकालना है। तो सबका वेक्टर सम एफ ए के लिए, एफ ए का मैग्नीट्यूड मान लिया एफ ए ही है। एफ बी का जो मैग्नीट्यूड है वो देखोगे ना, ये किसके बराबर है, माइनस एफ डी के। ठीक है, चलो एफ ए और एफ बी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं किया, उसका मैग्नीट्यूड वही दे दिया। ठीक, एफ सी का जो मैग्नीट्यूड है एफ ए के अपोजिट है, तो मैंने इसके प्लेस पर देखो माइनस एफ ए लिख सकता हूँ। अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एफ ए के प्लेस पे लिख सकते हो माइनस एफ सी। ओके, एफ बी के प्लेस पे रख सकते हो माइनस एफ डी। इन दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम रख दो, एफ सी प्लस एफ डी। देखो एफ सी कैंसिल, एफ डी कैंसिल, तो क्या आ गया, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या आ गया, जीरो। ऐसे। और दूसरा तुम बताता, तो ये तो पहला तरीका हुआ, मेरा तरीका। दूसरा क्या है कि इन दोनों के बीच में पहले तुम डिस्टेंस निकाल लो, ये 6 है, ये 6 है, ये 6√2, और आधा कर दोगे तो ये 3√2। राइट, फॉर्मूला लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वहां से तुम एफ ए निकालोगे। ऐसे ही एफ बी निकालना, एफ सी निकालना, एफ डी निकालना, सबको जोड़ोगे तभी भी आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, कुछ भी फॉलो कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर था थर्ड। उसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है कि
व्हाट इज मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और दोनों को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया गया है। पूछ रहा है दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन इसमें तो कुछ दम ही नहीं है। अब ये देख लो, मान लो Q1 है और Q1 का चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर, देखो मैग्नीट्यूड रखना है इसलिए प्लस में रख रहा हूँ, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, राइट। ऐसे Q2 जो होगा उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, सब कुछ पहले से टाइम है, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाओगे फोर्स का। फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 और Q2 की वैल्यू रखो। Q1 की वैल्यू रखेंगे तो 1.6 10 की पावर -19, देखो दो बार है तो दो बार लिख लो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर करोगे तो नीचे 1 आ जाएगा, मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई, 16 16 का स्क्वायर, ऐसे सिंपल में याद रखो, 15 का 200, 16 का 256, 256, दो नंबर के बाद पॉइंट, 2.56 के बाद इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 5 जा 45, कैरी 5 50, 9 2 जा 18, 5 23, ठीक है। दो नंबर के बाद पॉइंट है तो आ गया कितना, 23.04। अब पावर की बात करते हैं, 19 19 38, क्या गया, क्या -38, राइट। 19 19 -38, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर 9 है, ठीक। अब इस 9 को जब इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, -31, कितना आ जाएगा, -31। नीचे तो मीटर में दिया गया, तुम्हें कोई चेंज नहीं होगा, ये आ गया 10 की पावर -31, ओके, सीधा सीधा जोड़ दिया गया। 19 19 38 -38 -38 प्लस 9, -38 प्लस 9 -31, तो लिख लो और अच्छे से, ये हो जाएगा 2.304 इंटू 10 की पावर, एक इधर गया, ये -10 की पावर क्या आ जाएगा, 30, ठीक है, 10 की पावर 30 हो जाएगा, ठीक है। जब 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। 1 मीटर की डिस्टेंस पे जब भी कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे उसके लिए कितना फोर्स लगेगा, कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होगा, 2.304 इंटू 10 की पावर -30 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्या किया इसमें, कुछ नहीं, दो इलेक्ट्रॉन थे, 1 मीटर का डिस्टेंस था, फोर्स पूछ रहा था। Q1 है 1.6 10 की पावर -19, याद ही होगा सबको। Q2 भी 1.6 10 की पावर -19। अब R दिया ही था, इसकी भी वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 और Q2 की वैल्यू रख दिया 1.6 10 की पावर -19, 1.6 10 की पावर -19, 1.6 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2.56, 9 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 23.04, ठीक है। 19 19 38 -9 किया -31, आ गया -30, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स ये हो गया, क्लियर, ओके। ये था फोर्थ क्वेश्चन। के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देख लो क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा इसको ध्यान से देखना कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज यहाँ पर दिया गया है पहले से, Q1 जो कि है 12 कूलम का, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज Q2 इज इक्वल टू 6 कूलम। ये दो चार्ज हैं, Q1 और Q2, उनके बीच की डिस्टेंस दिया है 4 मीटर, और क्या कह रहा है, जैसे कि फिगर में दिया गया है, कह रहा है कि एक चार्ज लिया नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव थे, देख लो दिखाया गया एग्जाम्पल, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव चार्ज लिया, कहां पर उसको प्लेस करूं, ऐसा कोई तो लोकेशन होगा जिससे कि नेट फोर्स इस चार्ज पर जीरो आ जाए। जीरो का मतलब समझ लो,
इधर से लगने वाला फोर्स, इधर से लगने वाला फोर्स, दोनों कैसे हो जाए? जीरो। दोनों फोर्स मतलब क्या काम करना है पता है तुम्हें? इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में फोर्स निकालना है, और इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में फोर्स निकालना है, और दोनों को इक्वल कर देना है तो पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। तो मान के चलो वो डिस्टेंस जो है Q1 से x है, Q3 की पोजीशन Q1 से क्या है? x है। तो बताओ तब Q2 से क्या हो जाएगी? पूरा 4 है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स। मान लो सोल्यूशन में लिखा क्या है? लिखना है लेट डिस्टेंस ऑफ -Q3 फ्रॉम Q1 इज x। ठीक है, देयरफॉर फोर्स, अब देखो फोर्स 3 पर निकालना है, किसकी वजह से? 1 की वजह से। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर जो Q1 Q2 है तो हो जाएगा Q1 Q3, और यहाँ पे वैल्यू सीधा सीधा रख लो, ये इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, और Q1 और Q2 तो दिया गया है। Q1 कितना है? 12। Q3 पता है क्या तुम्हें? Q3 केवल चार्ज है कि वेयर शुड बी अ नेगेटिव चार्ज Q3 प्लेस लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 so that charge Q3 does not experience any force। Q3 नहीं दिया है तो क्या लिख लोगे? Q3 का Q3, और R के प्लेस पर क्या लिखोगे? x का स्क्वायर, राइट। क्लियर? ये मल्टीप्लाई कर लो, 12 9 जा 108, ठीक है। 12 9 जा 108 इंटू 10⁹ Q3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन बना लिया हमने F31 निकाल के। इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन की वजह से ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की। सिमिलर निकाल लो, इसकी वैल्यू, उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू। उसके लिए भी क्या काम करोगे? देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सोल्यूशन, ये मैं निकालूंगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, मैग्नीट्यूड इसका भी। देखो फॉर्मूला वही है, मैं डायरेक्ट आंसर पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला यही यूज करेंगे। इसके प्लेस पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 इंटू 10⁹ इंटू, यहां पर हो जाएगा Q2 Q3, और Q2 की वैल्यू फिर से गिवन है, कितना है? 6। Q3 नहीं पता तो उसके प्लेस पे वही देखो, डिस्टेंस आ जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व कर लो। 9 6 जा 54 इंटू 10⁹ Q3 डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड बना दिया। दो इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या काम करना है पता है? अब इसकी जो डायरेक्शन होगी इधर होगी, दोनों क्या हो? अगर इक्वल हो, कौन कौन इक्वल हो? F31 और F32 क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तभी तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस जीरो होगा। मतलब ये फोर्स और ये फोर्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इक्वल कर देते हैं, हाँ करते हैं इक्वल। चलो ये कुछ रेस करके इक्वल यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या काम करना है? 108 इंटू 10⁹ Q3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 54 इंटू 10⁹ Q3 डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कट रहा है देखो, Q3 Q3 10⁹ 10⁹, और ये देखो कट गया इससे, और यहाँ पर क्या आ गया? 2। ठीक, अब ये जब 2 आया तो ऊपर आ गया 2 बाय एक्स स्क्वायर, इस साइड कुछ नहीं बचा, 1 बाय 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा आंसर। कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर में, और इस साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ,
4 4 जा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 32 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब इधर आ जाते हैं। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अगले पोर्शन में क्या काम कर रहा है कि इसको इस साइड लेकर आ जाओ। देखो इधर आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और क्या बचा माइनस 16x, और ये प्लस 32 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको मिडिल टर्म कर सकते हो। देखो जी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 32x स्क्वायर। इसके दो पार्ट इस तरीके से ब्रेक करो, दो पार्ट इसके इस तरीके से ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई 32 आए और ऐड करने पर माइनस 16। ठीक है, तो बताओ वो कौन सा होगा। तो 32 के बाद करते हैं 16 8 4 2 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 4 जा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 16 2 जा 32 प्लस 2x स्क्वायर 2 8 जा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 32। सही है, ये इक्वेशन बना। अब ये इक्वेशन से तुम x की वैल्यू निकाल लो और उसे सॉल्व कर लो। x की वैल्यू निकालने के लिए देख लो क्या कर सकते हो। इसको सीधा सीधा, जब फैक्टर ना बने तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूले में क्या है कि x इज इक्वल टू तुम्हें पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a है, राइट। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। जैसे देखो माइनस बी कह रहा है तो इसमें माइनस बी क्या है 16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा 256। ठीक है, 256 माइनस 4ac, 4ac 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और नीचे आ जाएगा 2a का मतलब 2, और इसको माइनस करोगे 256 माइनस 128 तो ये हो जाएगा 128 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 16 प्लस माइनस अंडर रूट 128 आ गया। तो इसको एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो। अब लेकिन ये रूट में 128 निकालना है, तो रूट में 128 निकालने का तरीका देख लो किस तरीके से निकालोगे। इस तरीके से करोगे, इसके दो दो पेयर बनाओगे, ये एक पेयर और ये सिंगल पेयर बना, राइट। इस तरीके से नहीं पेयर बनाना, पेयर को कुछ इस तरीके से बनाना 128.00 ऐसे बनाते चले जाना, और ये इसका पेयर बना, ये इसका एक बना, तो 1 1 जा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका डबल करोगे तो ये 2 होगा, और यहाँ पर 28। अब अगर 2 जा ले जाओगे तो कम, 21 1 जा 21 माइनस किया, ये आ गया क्या 8 माइनस 1 7, ये कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, और इसका 1 ऐड हुआ तो ये 22 हुआ। अब थ्रीजा अगर करेंगे तो थ्रीजा में हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 11.3 समथिंग आएगा। तो एवरेज में आंसर ले लिया यहाँ पर, ये 16 प्लस माइनस 11.3 डिवाइड बाय 2, 16 प्लस माइनस 11.3 डिवाइड बाय 2, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, उससे तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या काम करना है, देखो हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है 16 प्लस माइनस 11.3 डिवाइड बाय 2। प्लस साइन अगर लोगे तब जो x की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 11.3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ से ऐड करोगे तो 26 27.3 डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल कर लिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 13.65 मीटर। अगर नेगेटिव साइन चूज किया
तो उसकी वजह से जो x की वैल्यू आएगी वो होगा 16 माइनस 11.3 डिवाइड बाय 2। तो 10 में से 3 7.4.7 डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आ जाएगा 2.35 मीटर। ऐसा मत समझना इसकी दो दो वैल्यू आएगी। तो देखो इसमें कुछ ऐसा है कि अगर तुम्हारा ये डिस्टेंस 13.65 मीटर 13.65 मीटर आता है, तो देख लो ये वाली जो वैल्यू है एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस ही 4 मीटर है, तो ये डिस्टेंस तो कभी भी ये हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2.35 मीटर। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया? 2.35 मीटर। ओके, ये हो गया। के बाद इतना तो नोट हो गया होगा, राइट? क्लियर? इस तरीके से इसको सॉल्व करना था कि अगर ये 2.35 मीटर है Q1 से, तो उधर वाला भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या काम करना है? 4 में से 2.35 को क्या कर देना था? माइनस। ओके, ये हो गया। एक बार देख लेना। ठीक, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था बट ट्रिकी नहीं था, बहुत इजी था। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, हर एक क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक, फिफ्थ के बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ये तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, करके रखना। ठीक, ये सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में जब क्लास लूंगा, अगली क्लास, उस क्लास में आप लोग इसका मिला लेना, किसका सही है किसका गलत है। तब तक ये जैसे कि क्वेश्चन 6, जो तुम्हारा क्वेश्चन 6 है, ये एक तरीके से मान के चलो ये होमवर्क है। क्वेश्चन 6 क्या है? होमवर्क है। 2 चार्जेस दिए गए हैं और पूछ रहा है कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा। ये होमवर्क है। उसके बाद इसके बाद नोट हो गया होगा, तो अगला क्वेश्चन देख लो। 6 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये भी होमवर्क है। ठीक है, देख लेना इसमें किस तरीके से क्या करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। सॉल्व करके इसको कमेंट में कर देना। ठीक है, ये 3 होमवर्क में है। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन जो तुम्हें 6, 7 और 8, ये होमवर्क है। सॉल्व करना और आंसर कमेंट में करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं इसके सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए बाय।